हम देखने वाले हैं 11-14। दोस्तों, ये मूवी एक ही समय पर हुई अलग अलग घटनाओं के ऊपर है जो सब एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित है। तो आराम से ध्यान से इस वीडियो को समझ कर देखिएगा, आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बीच रात में एक सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। इसी दौरान जैक किसी से फोन पर बात भी करता है और हमें साफ देख पाते हैं कि जैक की हरकतें ठीक नहीं है। मतलब उसने पी हुई है और वो काफी नशे में भी है। तभी होता ये है कि जैक की घड़ी दिखती है, उसमें 11:14 होते हैं और अचानक ही जैक की गाड़ी की विंडशील्ड से कुछ टकरा जाता है। जैक पहले तो सोच में पड़ जाता है कि ये हुआ क्या अचानक। अब क्योंकि वो नशे में है तो उसको पता ही नहीं चलता कि किसने उसको टक्कर मारी। फिर भी वो हिम्मत कर कर बाहर निकल कर देखना चाहता है कि क्या चीज है। तो मालूम पड़ता है कि वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ है। इसी बीच जैक देखता है कि दूसरी तरफ से गाड़ी बहुत तेजी से आ रही है, तो वो उस लाश को अपनी गाड़ी के पीछे छिपा देता है। लेकिन वो दूसरी गाड़ी जैक के पास ही रुकती है। उसमें एक लेडी होती है जिसका नाम नॉर्मा होता है। नॉर्मा जैक से पूछती है कि कहाँ गया वो, ये साल में 5वीं बार हो रहा है। अब जैक तो उसकी बात से कंफ्यूज हो जाता है, आप भी हो गए होंगे, क्योंकि नॉर्मा उससे कहती है तुम्हारी गाड़ी से हिरन टकरा है ना, बताओ कहाँ गया वो। जवाब में वो मतलब उसको कुछ समझ में आता नहीं, तो वो एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उस तरफ गया। वो भी कहती थी ठीक है मैं पुलिस को बुला रही हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। लेकिन जैक उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन ये नॉर्मा ये तब तक पुलिस को फोन लगा चुकी थी और पुलिस को लोकेशन की सारी चीजें बता देती है और यहाँ से चली भी जाती है। अब क्योंकि कुछ ही टाइम में पुलिस आने वाली है तो जैक जल्दी से उस लाश को एक चादर में लपेटकर गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। फिर उसे रखने के बाद जब वो गाड़ी स्टार्ट करने जाने ही वाला था तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस जैक से पूछती है कि भैया हमें पता चला है कि तुम्हारी गाड़ी से हिरन टकराया, आप ठीक तो है ना। जैक कहता है हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ जैक की आंखें देखकर ऑफिसर को ना शक होता है कि इसने पक्का पी रखी है। इसलिए वो जैक को कहता है चलो 1 मिनट तुम बाहर आओ, गाड़ी से बाहर आओ। साथ ही वो कहता है अपना लाइसेंस और बाकी पेपर्स भी दिखाओ। पुलिस वाला पहले ऊपर से नीचे तक सब कुछ देखता है। ओह, उसको पता चलता है कि जैक का लाइसेंस तो 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है, जिसको उसने रिन्यू भी नहीं करवाया। फिर क्या था, जैक के हाथ में प्लास्टिक बैंड पहनाकर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब वो जैक को अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने ही लगता है तो वो जैक की गाड़ी की डिक्की पर खून देखकर रुक जाता है। अब ऑफिसर को लगती है कुछ गड़बड़ी और वो डिक्की को खोलकर देखता है। ओ माय गॉड, उसमें लाश। वो देखकर दंग रह जाता है। ऑफिसर उस समय कुछ नहीं कहता और जैक को तुरंत गाड़ी में लेकर जाता है जिसमें डफी और बजी नाम के 2 लोग पहले से बैठे होते हैं। अब ये दोनों कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा ना। तो ऑफिसर बजी को कहता है थोड़ा खिसको जरा, लेकिन बजी जैक को अपने बगल में बैठाने से साफ मना कर देती है और ऑफिसर से बहस करने लग जाती है। और दोस्तों अब तक जैक का हाथ खुल चुका था तो वो मौका देखकर जल्दी से जंगल की तरफ भागता है, जिसके पीछे ऑफिसर को जाना ही पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर बजी और डफी भी कार का दरवाजा खुला देखकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इस तरफ दिखाते हैं तो जैक भागते भागते घर के करीब पहुंचता है जहाँ से एक लेडी निकलती है जो किसी फ्रैंक को लगातार बुला रही है। और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि नॉर्मा ही है, जिसको जैक अभी कुछ देर पहले मिला था। नॉर्मा जैक से पूछती है कि कहीं तुमने मेरे पति फ्रैंक को देखा है क्या। जैक ना में जवाब देता है। लेकिन फिर वो नॉर्मा के साथ मिलकर जंगल में फ्रैंक को ढूंढने जाता है। अब बातों ही बातों में नॉर्मा बताती है मुझे अभी खबर मिली है कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो चुकी है। अब ये सुनकर जैक को थोड़ा बुरा लगता है। उसे लगता है कि कहीं मैंने ही नॉर्मा के बच्चे की जान तो नहीं ले ली, क्योंकि वो वैसे भी नशे में था तो उसे कुछ भी याद नहीं है। अब जैक के जो रिएक्शंस आते हैं ना उसको देखकर नॉर्मा को ये लग जाता है कि कहीं इसने ही मेरे बच्चे को तो नहीं मारा। और इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो बिना टाइम वेस्ट किए जैक की तरफ गन पॉइंट करके नॉर्मा को उससे दूर रहने को कहता है। इस पर जैक कह देता है देखिए सर मैंने वो एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया। अब ये सुनते ही नॉर्मा जैक के सर पर टॉर्च से वार करती है। यहाँ उसको एक बार फिर से भागने का मौका मिल जाता है और वो भागकर एक कब्रिस्तान में पहुंचता है जहाँ उसका पीछा पुलिस ऑफिसर और नॉर्मा भी कर रहे होते हैं। इसी बीच जैक वहाँ पर एक बॉल से टकरा कर गिर जाता है जिसमें डफी लिखा होता है। लेकिन इस पॉइंट पर ऑफिसर जैक को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चलो बहुत भाग ले तुम। नॉर्मा भी गुस्से में जैक से कहती है कि मेरी बेटी को जैसे तुमने मारा वैसे तू भी मरेगा। ये बात सुनकर तो जैक भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी गाड़ी से तो कोई लड़का मरा था ना कि लड़की। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि नॉर्मा उस पर अपनी बेटी की मौत का इल्जाम आखिर डाल क्यों रही है। इसी सवाल के साथ दोस्तों ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक दूसरी कहानी दिखाई जाती है जिसमें हम एक वैन में 3 दोस्तों को देखते हैं, एडी, मार्क और टिम, जिसमें से गाड़ी मार्क चला रहा है और वो वैन भी उसी की थी। हम वैन में टाइम देखते हैं तो उस वक्त उसमें 11:09 हो रहे होते हैं। टिम, मार्क और एडी तीनों ही मस्त एंजॉय के मूड में होते हैं और तभी मार्क एक डोनट लेकर सामने जा रही गाड़ी की विंडशील्ड पर फेंक देता है। अब इससे होता यह है कि उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर टिम और एडी एक बुक को जलाकर बाहर फेंक देते हैं। इतने से भी जब इनका मन नहीं बढ़ता तो एडी वैन का शीशा खोलकर बाहर टॉयलेट करने लग जाता है, जबकि टिम और मार्क उसको ऐसा करने से मना भी करते हैं। उसी वक्त वहाँ घड़ी में 11:14 होते हैं और इनकी गाड़ी से एक लड़की टकरा जाती है, जिसके पास एक लड़का तुरंत भाग कर आता है। इस लड़के का नाम डफी है और इसके पास गन भी है।
अब जैसे मार्क डफी को देखता है तो वो जल्दी से वैन स्टार्ट करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन कहाँ, डफी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लग जाता है। टिम गोलियों से बचने के लिए नीचे झुक तो जाता है, पर जब वो ऊपर उठता है तो देखता है एडी तो घायल है। पर ये गोलियां लगने की वजह से नहीं हुआ था। दरअसल जब इन लोगों ने एक लड़की को टक्कर मारी थी तब एडी गाड़ी का शीशा खोलकर टॉयलेट कर रहा था। इस एक्सीडेंट के दौरान हुआ ये कि शीशा अचानक से बंद हुआ। एडी का प्राइवेट पार्ट, सच अ पेनफुल इंसिडेंट यार। वो काफी रो रहा होता है क्योंकि उसे अपना प्राइवेट पार्ट वापस चाहिए, क्योंकि अगर वो उसको हॉस्पिटल भी लेकर जाए तो बहुत कम चांसेस हैं कि सर्जरी की मदद से भी इसको जोड़ा जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाती है। इसलिए उसके प्राइवेट पार्ट को लाने की जिम्मेदारी टिम अपने कंधों पर लेता है, एक सच्चे दोस्त की तरह। वो वापस जाते हुए देखता है कि गोली जलाने की वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। फिर टिम आगे जाकर देखता है तो एक्सीडेंट वाली जगह पर एम्बुलेंस आ चुकी है और 2 एम्बुलेंस वाले लड़की की बॉडी को उठाकर अपना काम कर रहे होते हैं। टिम वहां पर जाकर पूछता है एम्बुलेंस वाले से कि ये क्या हुआ है। वो भी कह देता है कि ये एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, हिट एंड रन केस का मामला है। फिलहाल टिम अपने आसपास देखता है तो उसे एडी का प्राइवेट पार्ट कहीं नहीं दिखाई देता। उसी वक्त उसकी नजर एम्बुलेंस में रखे एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर एडी का प्राइवेट पार्ट होता है। अब इस दौरान वो एम्बुलेंस वाला टिम से आकर कहता है कि शायद तुम कुछ भूल गए हो। इतना बोलकर दोनों ही एम्बुलेंस वाले टिम से उस वैन के बारे में पूछताछ करने लग जाते हैं। टिम वहां से कैसे भी करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन्होंने उसको पकड़ के रखा होता है। अब इसी बीच होता यह है कि वो बॉक्स प्राइवेट पार्ट सहित नीचे गिर जाता है। अचानक से वहां पर फ्रैंक आकर एम्बुलेंस वाले से पूछता है कि मेरी बेटी ठीक तो है ना यहाँ पर। लेकिन तभी टिम एडी के प्राइवेट पार्ट को उठाकर जोर से वैन की तरफ भागता है और उसके पीछे एम्बुलेंस वाला भी होता है। टिम मार्क को जल्दी से वैन स्टार्ट करने के लिए कहता है और वो भी ठीक ऐसा ही करता है। इस तरह ये दोनों उस एम्बुलेंस वाले से बच जाते हैं। फिर वो एडी को उसकी लाइफ देते हैं, यानी कि वो पार्ट जिसको देखकर वो जोर जोर से रोने लग जाता है। अब इस पॉइंट पर मार्क टिम और एडी से कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि मेरी वैन से एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया आज। दोनों ही उससे वादा करते हैं कि हम नहीं बताएंगे और फिर तीनों इस जगह से आराम से निकल जाते हैं। रोके कहाँ जा रहे हैं आप? इसी के साथ तीसरी कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी चेरी को घर से जाते हुए देख रहा था। अब हुआ ये कि चेरी के जाने के कुछ देर के बाद ही फ्रैंक अपने कुत्ते को पास के कब्रिस्तान में घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर उसे अपनी बेटी चेरी की कार की चाबियां मिलती है। उस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। पर पता नहीं ये बात फ्रैंक को काफी अजीब क्यों लगती है। वो आगे बढ़ता है तो उसको एक लड़की की लाश वहां पर पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके फेस वाले हिस्से पर ऊपर बनी मूर्ति का सर गिर गया था, यानी कि इसी मूर्ति का सर गिरने की वजह से इस लड़की की मौत हुई होगी। अब बॉडी को देखकर फ्रैंक को लगता है कि ये तो उसकी बेटी चेरी का ही काम है। मतलब फ्रैंक इस लड़के को जानता था और चेरी भी। फिर फ्रैंक अपनी बेटी को बचाने के लिए इस लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करता है। वो सबसे पहले मूर्ति के सर वाले हिस्से को पास के गड्ढे में गाड़ देता है। फिर वो लाश को अपनी गाड़ी में रखकर निकल जाता है। इसी बीच एक वैन फ्रैंक की गाड़ी के सामने से गुजरती है, जिसमें से कोई फ्रैंक की कार की विंडशील्ड पर डोनट फेंक कर मारता है। इससे होता है कि इसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और हम ये भी जानते हैं कि डोनट किसने फेंका? मार्क ने फेंका था, जो पिछली कहानी में हमने देखा। अरे आपको याद नहीं है क्या, जब मार्क एडी और टिम के साथ मस्ती करते हुए जा रहा था उस वक्त की बात है। फ्रैंक गाड़ी को एक पुल पर रोक लेता है, तभी वहां से एक और गाड़ी गुजरती है जिसे देखकर वो जल्दी से छिप भी जाता है। फिर वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उस लड़की की लाश को निकालता है। साथ ही फ्रैंक ने अपनी शर्ट भी इस पर बांधी होती है। उसे खोलने के बाद फ्रैंक लाश को पुल के नीचे फेंक देता है तो नीचे आ रही एक गाड़ी से टकरा जाती है, वो भी ठीक 11:14 पर। मतलब कि ये जो गाड़ी थी वो जैक की थी। पहले वाली कहानी में जो जैक था ना दोस्तों, वही जो नशे में था, समझ गए आप। ये लाश ऊपर से गिर के उसकी गाड़ी से टकराई। फ्रैंक ने जब ये देखा तो वो तुरंत वहां से निकल जाता है। फिर वो देखता है कि रोड पर एक बुक चल रही थी, जिसे जाहिर है टिम और एडी ने फेंका था। अब उस जलती हुई बुक के जरिए फ्रैंक अपनी शर्ट भी जला देता है। ये वही शर्ट है जो उसने लाश पर बांधी थी। उसको सब कुछ मतलब जलाने वगैरह के बाद वो एक चैम्बर में डाल देता है। इसी दौरान वहां पर नॉर्मा आ जाती है, यानी कि फ्रैंक की पत्नी, जिसे लेकर वो घर आता है। और उसे घर छोड़ने के बाद वो जब बाहर निकलता है तो उसे एक एम्बुलेंस के करीब उसकी बेटी चेरी की गाड़ी खड़ी दिखाई देती है, जिसको देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। सीन यहाँ से अगली कहानी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एक स्टोर में बजी को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए डफी आता है। असल में बजी और डफी साथ में यहीं पर काम करते हैं। फिलहाल बजी टाइम देखती है और डफी से दुकान लॉक करने के लिए बोल देती है। डफी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर वो बजी से कहता है कि तुम्हें पता है चेरी प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे उसका अबॉर्शन कराने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। और प्रॉब्लम यह है कि मुझे ना तो मेरे पेरेंट्स पैसे देंगे और ना ही चेरी को उसके पापा। फिर यहाँ डफी बजी से कहता है कि भाई अगर मैं ये दुकान लूट लूं तो पैसों का इंतजाम हो सकता है आराम से। लेकिन ये बात सुनकर बजी उसे ये करने से तुरंत मना कर देती है। लेकिन डफी यहाँ पर बजी को अपनी गन दिखाते हुए कहता है कि मैं इस गन को दिखाकर कैश ले जाऊंगा, इससे होगा ये तुम पर भी कोई इल्जाम नहीं लगेगा। लेकिन बजी कहती कि मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं इसमें जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहती, ध्यान से सुन ले। मैं अपनी जॉब नहीं खो सकती। तुम जानती हो कि मेरी बहन की कितनी तबीयत खराब रहती है, उसके लिए मैं जॉब कर रही हूँ। अब डफी बजी को समझा ही रहा होता है, तभी दरवाजे के बाहर एडी और मार्क आ जाते हैं। फिर इनके लिए डफी दरवाजा खोलता है
वो लोग एक डोनट और कुछ बोटल्स लेकर चले जाते हैं। अब इसकी कुछ देर के बाद वहाँ पर चेरी आती है। इस दौरान डफी ने अपनी गन बजी को दे दी थी और वो खुद चेरी को लेकर स्टोर के कोने में चला गया था। यहाँ बजी किसी खिलौने की तरह डफी की गन से खेल रही थी, जो कि लॉक नहीं थी उस समय, जिस कारण उससे गोली चल जाती है और इस वजह से सामने का कांच टूट जाता है। गोली की आवाज को सुनकर डफी बजी से अपनी गन ले लेता है और इसी बीच चेरी भी जाने लग जाती है। पर वो जाने से पहले डफी से उसकी जैकेट मांगती है, जिसे वो चेरी को आराम से पहना भी देता है और चेरी चली जाती है। अब और देखो, उसके जाने के बाद डफी दोबारा से बजी को मनाने में लग जाता है कि मुझे चोरी करने दो प्लीज। वो आगे कहता है, देखो इस कांच को तोड़ने का इल्जाम भी तुम चोर पर डाल देना बाद में। अब ये सुनकर बजी आखिरकार मान जाती है, पर वो डफी से कहती है, उससे पहले तुम एक काम करना होगा, तुम पहले मुझे कहीं हाथ या पाँव में गोली मार दो, क्योंकि अगर मुझे चोट लगी होगी तो मेरे पे किसी का शक नहीं जाएगा। डफी ठीक ऐसा ही करता है, पर बजी को गोली लगने से काफी दर्द होता है। फिर वो इस हालत में पुलिस को फोन करके बुला लेती है। डफी भी कैश लेकर निकल जाता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि मेरी गाड़ी की चाबी तो उस जैकेट में थी जो मैंने चेरी को दे दी। अब वो अपनी गाड़ी के पास जाता है तो डफी की चाबियां उसकी गाड़ी में पड़ी हुई है। अब ये चाबी यहाँ पर कैसे आई, ये सोचने का डफी के पास उस समय टाइम नहीं था। वो पुलिस के आने से पहले जल्दी से कार स्टार्ट करके चला जाता है। फिर वो बीच रास्ते में एक कार को देखता है जिसकी विंडशील्ड पर डोनट लगा हुआ था और एक कुत्ता उसको चाट रहा था। ये गाड़ी थी फ्रैंक की, जो गाड़ी के पीछे ही छुपा हुआ था। अब आगे जाने पर डफी को चेरी दिखती है, जिससे वो पैसे दिखाकर अपने पास बुला लेता है। और जब चेरी उसके पास आ ही रही होती है, तभी एक वैन चेरी को टक्कर मारते हुए चली जाती है। ये वैन दोस्तों मार्क चला रहा होता है, जिसमें एडी और टिम भी थे। यहाँ डफी उस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाता है और गोलियों के चलने की आवाज को सुनकर वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो डफी को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास ही गन थी ना। और पुलिस ऑफिसर जानता है कि डफी पास ही के स्टोर में काम करता है, इसीलिए उसके साथ में कैश भी मिलता है, तो जाहिर है उसने चोरी करी होगी, इसीलिए वो भाग रहा है। अब पुलिस ऑफिसर यहाँ पर चेरी की लाश के साथ पास में ही एडी के प्राइवेट पार्ट को देखता है। फिर वो डफी से पूछता है कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। जवाब में डफी कहता है कि एक वैन ने चेरी को टक्कर मार दी। तभी एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस वालों को उस प्राइवेट पार्ट के बारे में बताकर पुलिस वाला डफी और बजी को अपने साथ लेकर जाने लग जाता है। दरअसल दोस्तों आपको तो पता ही है कि बजी पर गोली लग गई थी, मतलब उसने जानबूझ के मरवाई थी, वो भी इसी एम्बुलेंस में होती है। अब बजी को दिखाकर ऑफिसर डफी को पूछता है कि क्या इसने भी चोरी की थी, तो बजी साफ इनकार कर देती है कि नहीं ऑफिसर मैंने नहीं की। लेकिन इस पर ऑफिसर कहता है कि तुम तो साफ साफ झूठ कह रही हो, ये मूवी में हर जगह होता है कि खुद पर गोली चला लो, शक नहीं जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसीलिए ऑफिसर उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद कहानी आती है हमारे अगले कैरेक्टर चेरी की तरफ, जो कि अपने घर में थी और इस वक्त घड़ी में 10:54 हो रहे थे। तभी चेरी के एक दोस्त का उसको कॉल आया और वो उससे बात करने लग जाती है। इसी बीच चेरी देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड आरोन घर के बाहर आया हुआ है। अब आरोन के बारे में चेरी के पिता फ्रैंक को पता है, तो वो चेरी को बाहर जाने से पहले उससे कहते हैं, अब अगर अरुण ने तुम्हें मारा तो मैं उसकी जान ले लूंगा और ये बात तुम उसे बता देना। चेरी कहती है, पापा मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। बाहर होता यही कि आरोन चेरी से इंटीमेट होना चाहता था, तो वो उसे कहीं चलने के लिए कहता है, सेफ जगह पर। इस पर चेरी कहती है, उसके लिए तुम्हें मुझे पकड़ना होगा, और वो भागते भागते कब्रिस्तान में चली जाती है, जहाँ एरोन उसको पकड़ लेता है और दोनों एक मूर्ति पर टेक कर एंजॉय कर रहे होते हैं। अब देखो कभी भी कोई परफॉर्मेंस देनी हो तो उससे पहले वहाँ पर ग्राउंड चेक कर लेना चाहिए, है ना दोस्तों। उन्होंने नहीं देखा क्योंकि मूर्ति बहुत ही पुरानी थी और उसके हिलने की वजह से मूर्ति का सर एरोन के फेस पे गिर जाता है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर चेरी बहुत डर जाती है, उसे लगता है कि कहीं ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर ना जाए। तो चेरी अपने पर्स में देखती है, उसमें डफी की एक बॉलिंग बाउल के साथ फोटो थी, जिसमें साफ साफ डफी का नाम लिखा था। तो चेरी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं इस बॉल को लाकर यहाँ रख दूंगी और सारा इल्जाम डफी पर आ जाएगा तो मैं बच जाऊंगी। तो दोस्तों इसके लिए वो पहले घर आती है, अपनी बॉडी पर लगा खून साफ करती है, फिर वो अपनी गाड़ी की चाबियां ढूंढने लग जाती है, जो कि उसको नहीं मिलती क्योंकि उन चाबियों को उसने कब्रिस्तान में कहीं गिरा दिया था। इस पॉइंट पर चेरी अपने पिता की गाड़ी की चाबी मांगती है, जो फ्रैंक आराम से उसको दे देता है और वो चेरी को जाते हुए देख भी लेता है। उसके बाद चेरी सीधे स्टोर में डफी से मिलने पहुंचती है। दरअसल जो बॉल लाश के पास चेरी को रखनी थी वो डफी की कार में थी और कार लॉक थी, तो चेरी को डफी की कार की चाबियां चाहिए थी पहले, तो उसके लिए उसकी जैकेट से वो चाबी निकालने की कोशिश करती है। इसी बीच बजी के हाथ से गोली चल जाती है, मतलब गलती से, तो डफी चेरी को जाने के लिए कहता है। जाने से पहले चेरी उसकी जैकेट उससे मांग लेती है और बाहर जाकर डफी की बॉल को गाड़ी से बाहर निकाल लेती है। उस बॉल को लेने के बाद चेरी डफी की गाड़ी की चाबी उसकी गाड़ी में छोड़ देती है। इसी बीच उसे एक और गोली चलने की आवाज आती है, जो कि डफी ने बजी पर चलाई थी जानबूझकर, आपको पता होगा। इस आवाज को सुनकर चेरी पुलिस को कॉल करके सब बता देती है। फिर वो आगे जाती है तो अपनी गाड़ी को देखती है, जिसे जाहिर है फ्रैंक चला रहा था। लेकिन जब वो कब्रिस्तान पहुंचती है तो चेरी को एरोन की लाश नहीं मिलती, तो वो डफी की बॉल को वहीं रखकर चली जाती है। इसके बाद चेरी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो वो किसी को फोन लगाती है। फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि जैक था। जैक से चेरी कहती है, मैं आज ही तुम्हारे साथ भागना चाहती हूँ प्लीज।
असल में दोस्तों चेरी ने एरन और डफी को पैसे हटने के लिए फंसाया था। प्रेग्नेंट होने वाली बात झूठ थी। वो चेरी ने इसीलिए बोला था ताकि वो उसको पैसे दे पाए, और बाकी प्यार तो वो जैक से ही करती थी। वो इन पैसों को लेकर जैक के साथ भागना चाहती थी। अब देखो हुआ क्या था। चेरी को देखकर डफी उसको पैसे दिखाता है और चेरी उन पैसे को देखते ही फोन काट कर डफी की तरफ जाने लग जाती है। तभी मार्क अपनी वैन से उसे टक्कर मार देता है और चेरी की मौत हो जाती है। ये टाइम था 11:14। ठीक इसी वक्त फ्रैंक ने भी अरुण की लाश को पुल के नीचे फेंक दिया था और वो जैक की गाड़ी से टकरा गई थी। तो दोस्तों इस तरह ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।